हेलो माय डियर ईगल्स, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका भाई विकास बड़सरा और आपको पढ़ाता हूं मैथमेटिक्स। आज है अपनी यूट्यूब पर पहली क्लास, इसलिए ओम गणेशाय नमः। तो सभी बोलो ओम गणेशाय नमः। अब देखिए, आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 और कक्षा 11 की प्रश्नावली 1। और प्रश्नावली 1 पढ़ेंगे आप, लेकिन प्रश्नावली 1 पढ़ने से पहले अपन कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ताकि आपके दिमाग में जो प्रश्नावली 11 के जो पॉइंट आएंगे, जैसे सबसे पहला पॉइंट आएगा समुच्चय। क्या आएगा? समुच्चय। यानी कि समुच्चय होता है, सेट होता क्या है, उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे अपन बेसिक इंट्रोडक्शन, जो अपने 10वीं क्लास में पढ़ा था। लेकिन मैं आपको ये पढ़ा के रहूंगा ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल समुच्चय क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक रिकैप है ये, बिल्कुल धड़ाधड़ कर लेंगे अपन इसको और बिल्कुल फिनिश कर देंगे। देखिए, प्रश्नावली 1.1 का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, देखो बिल्कुल इजी है। जैसे प्राकृत संख्या, क्या आपको प्राकृत संख्या के बारे में नहीं पता? पता है ना, आशा करता हूं मैं। क्या आपको पूर्ण संख्या के बारे में पता नहीं? पता है, लेकिन फिर से देखेंगे एक बार। अब देखिए, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या होती क्या है? प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, और इसको मैथमेटिक्स में दर्शाते हैं, इनको n से प्रदर्शित करते हैं, यानी प्राकृत संख्याओं को n से व्यक्त करेंगे अपन। ओके, अब देखिए, यानी प्राकृत संख्याओं में कौन सी संख्या आएगी? देखो, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाएंगे, यानी इसमें 1 2 3 4 और डैश डैश अनंत तक जाएंगे। अब देखो, अब इसको संख्या रेखा पर किस प्रकार से दर्शाएंगे वो देखेंगे। तो देखो, संख्या रेखा आपको पता ही है, आपने 9 और 10 क्लास में पढ़ा होगा संख्या रेखा कैसी होती है। तो संख्या रेखाओं का ये पैटर्न ये होता है कि ये 0 है, 0 के बाद में आएगा 1 2 3 और अनंत तक जाएगा। इधर देखो, 0 के इधर आएगा लेफ्ट साइड -1 -2 और -7 तक जाएगा। ध्यान रखना, संख्या और रेखाओं में मान शून्य से राइट साइड बढ़ते हैं, यानी कि संख्या रेखाओं पर इधर मान बढ़ते हैं और शून्य के इधर मान घटते हैं। ये आपको पता ही है। चलो, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है। तो अब देखो, अब मामला ये है कि अपन को डिनोट करना है यहाँ पे संख्या रेखा पर प्राकृत संख्याओं को। ठीक है, मैं आपको बेसिक से लेकर हाई तक लेके जाऊंगा। आप ये मत समझना कि सर क्या बताया, तो अपन को आता ही है। नहीं आता है दोबारा पढ़ो, ताकि दिमाग में आप भूलो ही नहीं इसको कभी इस जीवन भर। तो देखो, पहले मैं बात बता दूं, संख्या रेखा ये होती है 0 से लेकर माइनस अनंत तक और 0 से लेकर अनंत तक। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और इनमें संख्या आ जाएगी। ध्यान रखना, कभी भी अपन संख्या रेखा पर जैसे ये गोले के निशान, जैसे खाली गोला हो तो मतलब कि कोई संख्या शामिल नहीं है, और यदि गोला भरा हो मतलब शामिल है। जैसे मैं बात करूं कि 1 से लेकर अनंत तक जाना है, तो संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे? देखो, संख्या रेखा पर मैंने पहले ही डार्क कर दिया था। तो ये गोला है एक, इसको मैंने डार्क किया। डार्क क्यों किया? कि इसमें 1 भी शामिल है। ठीक है, 1 शामिल है, तो 1 से लेकर अनंत तक जाएगी ये संख्या, तो इसको डार्क कर दो पूरे को पूरी, 1 से लेकर अनंत तक। ध्यान रखना, मैंने डार्क कर दिया, थोड़ी लाइन बहुत बड़ी, क्या कर दो, मोटी कर दो। ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि ये संख्या रेखा पर दर्शाती है इनको। तो मैंने लाइन थोड़ी मोटी कर दी और ये दर्शा दिया प्राकृत संख्याओं को। इसमें 1 शामिल होगा और 1 से लेकर अनंत तक जाएगा, और ये संख्या रेखा पर दर्शा दी मैंने। ठीक है, ये बता दिया। अब और कुछ प्राकृत संख्या, जैसे समप्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या और अविभाज्य संख्या। ठीक है, ये आपको पता है, लेकिन दोबारा से देखो, 2 4 6 8। देखो, समप्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, वो सम संख्याएं होगी। विषम संख्याएं कौन सी होगी? जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, वो कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या होगी। या ऐसे समझ लो, जिसमें 2 का भाग जाता है सम संख्या, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है विषम संख्या। तो इसमें 2 का भाग जाएगा, वो सम संख्या हो जाएगी 2 4 6 8 और ये अनंत तक जाएंगी। ठीक है, अब देखो, विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या कौन सी होगी? जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, और ये संख्या हो जाएगी 1 3 5 7 9 और
11 और ये भी अनंत तक जाएंगे। बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया आपके? ठीक है। अब देखो थर्ड नंबर, ये वाले नंबर दे दिए थे 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। देखो अभाज्य संख्याएं, देखो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो किसी से विभाजित नहीं होती हैं, यानी कि जो किसी से विभाज्य हो ही नहीं, जिनको कोई भी संख्या डिवाइड नहीं कर सकती, जिनको कोई भी संख्या विभाजित नहीं कर सकती, तो कौन सी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, 2 3 5 7 11 और 13। देखो 2 किसी से विभाजित नहीं होगी, 3 भी नहीं होगी, 5 नहीं होगी, 7 नहीं होगी, 11 नहीं होगी, 13 नहीं होगी, और 13 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 15 नहीं आएगी, 16 नहीं आएगी, 17 आएगी। ठीक है, क्योंकि 17 को किसी से विभाजित नहीं कर सकते, तो ये संख्या हो जाएगी अभाज्य संख्या। क्लियर, समझ में आ गया आपके? ओके। अब देखो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वूल नंबर। ठीक है, और पूर्ण संख्याओं को इसको W से व्यक्त करते हैं, यह आपको पता ही है। और इसमें जो संख्याएं हो जाएंगी पूर्ण संख्याओं में, वो शून्य और आ जाएगा। इन प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक जा रही थी, इसमें शून्य और ऐड कर दिया, तो ये कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्या। यानी कि शून्य से लेकर अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। ओके, अब चलो तो इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे? तो देखो 0 के साइड अनंत और 0 के इस साइड माइनस अनंत, ये आपको पता ही है। अब देखो यदि इसमें शून्य शामिल है तो एक गोले का निशान, इसको डार्क कर दो। ठीक है, मैंने आपको मामला बता दिया डार्क क्यों किया मैंने, क्योंकि शामिल है। और ये शून्य से शामिल होकर ये क्या कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, यानी शून्य से लेकर अनंत तक जा रही है पूर्ण संख्या, तो पूरी ये लाइन आ जाएगी शून्य से लेकर अनंत वाली। ठीक है, तो इसको मैं डार्क कर देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपकी क्लियर समझ में आ जाए कि ये संख्या रेखा पर किस प्रकार से दर्शाई जाएंगी। ठीक है, जस्ट लाइन को मैंने डार्क कर दिया और ये समझा दिया। तो आशा करता हूं कि बिल्कुल आपके बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखेंगे अपन पूर्णांक। तो देखो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो अगला पॉइंट पूर्णांक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको आई व जेड से व्यक्त करते हैं, ये जेड और ध्यान रखना, जाकर पूर्णांक को जेड से व्यक्त करते हैं। और मैथमेटिक्स में जब आई के बजाय जेड का प्रयोग किया जाता है दर्शाने के लिए पूर्णांक को। ठीक है, तो इस जेड को ध्यान रखना कि जहां पर भी मैथमेटिक्स में आ जाए जेड, मतलब कि पूर्णांक है। ठीक है, ये आप ध्यान ही रख लेना। देखो इसको, इसमें कौन कौन संख्या होती है? इसमें 0 से लेकर अनंत और 0 से लेकर माइनस अनंत, यानी कि सभी संख्या आ गई इसके अंदर। और संख्या रेखा पर 0 से अनंत और 0 से माइनस अनंत, यानी कि पूरी संख्या रेखा इसमें डार्क होगी। ठीक है, यानी कि पूरी की पूरी संख्या रेखाएं पूर्णांक में आ गई। ठीक है, इसको डार्क करने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी आपकी जो संख्या रेखा है वो पूरी की पूरी पूर्णांक में आ गई। ओके, ध्यान रखो और ध्यान है आपको। ठीक है, परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या होती क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। इसको क्यों से व्यक्त करते हैं? ध्यान रखना, परिमेय संख्याओं का सिंबल होता है क्यों। जहां पर मैथमेटिक्स में आ जाए क्यों, मतलब परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? वे संख्या जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। देखो परिमेय संख्या क्यों का मतलब है P/Q, जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वो परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, डेफिनेशन आगे लिख दी इसकी, परिमेय संख्याओं में लिख दी, तब नहीं लिखी यहाँ पे, बिल्कुल शॉर्ट में स्लाइड में करा रहा हूँ आपको, ताकि दिमाग में आके बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो क्यों बराबर होता है P/Q, यानी वे संख्या जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और P/Q बिलोंग्स टू Z, देखो ये बिलोंग्स टू, ये साइन मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा आगे, तब आपके समझ आ जाए। अभी तो ये ध्यान रखो कि P और Q किस में होने चाहिए? Z में होने चाहिए, पूर्णांकों में होने चाहिए P और Q। ठीक है, और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए कभी। जब भी अपन मैथमेटिक्स में दर्शाते हैं, ऐसे ये यहाँ पे साइन, तो ये क्या है? बराबर का साइन है। यदि अपन को नहीं दर्शाना हो कि बराबर नहीं है, तो मैथमेटिक्स में क्या करते हैं? उस साइन के तिरछा क्रॉस का निशान लगा देते हैं। जैसे मैंने नहीं दर्शाना हो तो मैं क्रॉस का निशान लगा दिया तिरछा, तो ये क्या हो जाएगा? नहीं है, तो Q बराबर 0 नहीं है। और वैसे क्या बोलेंगे?
क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये ध्यान रखना, क्यू बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पे क्यू बराबर 0 होता है तो इस संख्या कौन सी बन जाएगी, अनंत बन जाएगी, यानी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी कारण क्यू नहीं लेते हैं 0। इसका एग्जांपल है 5/3 2। देखो 2 के यदि 1 लगा दो तो क्यू ओवर क्यू क्यूब हो गया, मैं से 1/3 2/3 इक्कीस आदि। अब देखो एटमी संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। ओके, इसको क्यू बार या टी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, वैसे इसका ज्यादा यूज नहीं होता है मैथमेटिक्स में, वैसे आप ध्यान रख लेना कि जहां पे भी एटमी संख्या आ जाए तो उसको क्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब देखो वे संख्याएं जिनको p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसका एग्जांपल है कुछ √2 5 की पावर 1/2 3 की पावर 1/4 6 की पावर 1/5 etc। ठीक है, यानी कि इनको p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, वो कौन संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी। आशा करता हूं कि आपके दिमाग में कुछ छप गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर चलते हैं आगे अपन। अब देखो अगला पॉइंट अपना वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर, इसको r से व्यक्त करते हैं। बताइए आपको वह संख्या जिसमें प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं सभी विद्यमान होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जिसके अंदर सभी संख्याएं विद्यमान, पूर्णांक भी हो आपका, प्राकृत संख्या भी हो, पूर्ण संख्या भी हो, परिमेय अपरिमेय, यानी कि सभी संख्याएं आ गई इसके अंदर, यानी कि जिसके अंदर सभी संख्याएं विद्यमान हो वो रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, वह संख्या जो परिमेय या अपरिमेय एक वास्तविक संख्या कहलाती है। ये एक डेफिनेशन है, ये इसकी अगली डेफिनेशन, आप कोई सी भी यूज में ले सकते हो। ठीक है, अब इसके एग्जांपल की बात करो, 3 1/5 माइनस 3/2 0 5 2 की पावर 1/3, ये तो गई आपकी परिमेय, सॉरी ये तो गई आपकी अपरिमेय और ये हो गई आपकी परिमेय। ठीक है, एंड जिसके अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं विद्यमान हो वास्तविक संख्या कहलाती हैं। या अपन कह दें जिसके अंदर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय जितनी भी संख्या हैं वो सारे के सारे विद्यमान हो वो वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो यदि अपन संख्या रेखा की बात करें दर्शाने की, तो इसमें पूरी की पूरी संख्या रेखा आ जाएगी आपकी। उसमें आप √3 √5 2 की पावर 1/2 5 की पावर 1/2 वो सभी दर्शा देना आप। ठीक है, वो आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ छोटा सा, क्या होमवर्क है, ये तो आपको लिखना ही है। ठीक है, ये बात है, तो दर्शा लेना आप। ठीक है, या मैं दर्शाऊं, चलो आप दर्शा लेना। अब नोट देखो, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है कि शून्य न तो धनात्मक होता है और नहीं ऋणात्मक। ध्यान रखना, शून्य का ध्यान रखना। शून्य कहता है भाई मैं तो न तो धनात्मक न ऋणात्मक हूं, मैं तो हूं वैसा का वैसा ही रहने दो मेरे को। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूं कि शून्य न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें लेकिन मोटी बातें, ये बहुत बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अपन चलेंगे अगले पॉइंट पे। चलो अब देखिए, ये कुछ पॉइंट है आपके इंपॉर्टेंट, वो आपके अभी प्रश्नावली जब अपन स्टार्ट करेंगे वो आपके काम में आएंगे। ठीक है, तब अपन इनको पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्यू प्लस आर प्लस जेड प्लस, इनका मतलब क्या होता है, और क्यू माइनस आर माइनस जेड, इनका मतलब क्या होता है, क्यू नॉट आर नॉट जेड नॉट। आखिर इनका मतलब होता क्या है वो अपन देखेंगे। देखो जिस भी साइन के ऊपर प्लस लगा देते हैं, मतलब वो साइन ये चाहता है कि मैं बस धनात्मक संख्या लूं। ठीक है, तो देखो क्यू प्लस आर प्लस जेड प्लस, ये बोल रहा है धनात्मक मतलब धनात्मक परिमेय संख्या आ जाएंगी, और आर प्लस मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या आ जाएगी पूरी पूरी, और जेड प्लस मतलब धनात्मक पूर्णांक, मतलब ये धनात्मक ही होनी चाहिए, सिर्फ ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये समझ गए आप। क्यू माइनस आर माइनस जेड माइनस, देखो ऋणात्मक परिमेय संख्या, क्यू माइनस ये बोल रहे हैं, आर माइनस क्या बोल रहे हैं, ऋणात्मक वास्तविक संख्या, और जेड माइनस क्या बोल रहे हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। मतलब जिसके ऊपर माइनस लगाया वो माइनस की बात कर रहा है, जिसके ऊपर प्लस लगाया वो सिर्फ प्लस की बात कर रहा है। ठीक है, वेरी सिंपल। अब इसको देखो क्यू नॉट आर नॉट जेड नॉट, देखो क्यू नॉट मतलब क्या होता है, क्यू नॉट मैंने क्या बोला, क्यू नॉट, नॉट का मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब शून्य नहीं है यहाँ पे। आर नॉट मतलब नॉट यानी शून्य नहीं है, जेड नॉट
मतलब शून्य नहीं है। तो देखो शून्य के अलावा परिमेय संख्याएं, क्यों क्या है, परिमेय संख्या का साइन है और शून्य है तो नोट। तो शून्य के अलावा परिमेय संख्याएं आर नोट, आर क्या है वास्तविक संख्या, तो शून्य के अलावा वास्तविक संख्या बिल्कुल ही ठीक। जेड नोट शून्य के अलावा पूर्णांक, ये हो गया आपका जेड नोट। ठीक है, आशा करता हूं कि आज मैंने आपका ये जो है बेसिक पार्ट अपना कंप्लीट हो गया, कि मैंने आपको जो भी समझाया वो आपके बिल्कुल समझ में आ गया और मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाया है। और आपको पता ही है और मैं बता भी रहा हूं आपको कि मैं आपको 11th 12th की पूरी मैथ पढ़ाने वाला हूं। आपको पर्सनालिटी वाइज हर एक क्वेश्चन, हर एक उदाहरण इस बोर्ड पे करवाऊंगा, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पर पढ़ने वाले सारे मेरे भाई होशियार नहीं है, वो कमजोर भी है। तो मेरे को सबको साथ लेके चलना है और जो थोड़ा होशियार है उसका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे दिक्कत क्या है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे अपना टॉपिक, मेन टॉपिक समुच्चय। आखिर समुच्चय होता क्या है तो देखिए। हेलो, अब देखो अपना मेन टॉपिक समुच्चय। प्रश्नावली 1.1 का पहला पॉइंट आता है समुच्चय। यह भी इसका प्रश्नावली 1.1 का बेसिक इंट्रोडक्शन ही है। ठीक है, यानी अपना 11th क्लास में जो पहला टॉपिक आता है, अपने अब तक पढ़ा था वो 9 और 10 क्लास में ही था, वो तो मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए समझाया है, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा काम में आता है, इस कारण मैंने आपको बताया। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, मैं आपको एक पॉइंट कराऊंगा और सबको साथ लेके चलूंगा, तो वही मामला है। तो पहले देखो समुच्चय, इंग्लिश में बोलते हैं सेट। आखिर समुच्चय होता है क्या है। यदि अपने यहाँ पे कहते हैं कि कलेक्शन का दूसरा नाम ही समुच्चय है, यानी अपन यहाँ पे कहते हैं कि समुच्चय किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे सर कोई भी संग्रह हो, यानी कि एक वस्तु को इकट्ठा कर दो वही समुच्चय। जैसे अपनी क्लास के अंदर 50 बंदे हैं तो 50 बंदों का एक संग्रह है, वो भी एक समुच्चय है। यानी कि अपन ये कहते हैं कि एक कलेक्शन ही, एक संग्रह ही समुच्चय है। लेकिन ध्यान रखना, सभी संग्रह समुच्चय नहीं है, यानी कि सभी वस्तुओं का संग्रह समुच्चय नहीं है। वो मैं आपको भी क्लियर करूंगा कि कौन कौन सी वस्तु का संग्रह समुच्चय है और कौन कौन सी वस्तुओं का संग्रह समुच्चय नहीं है, वो मैं आपको क्लियर करूंगा अभी अभी। ठीक है, तो आज अपन यही बात करेंगे कि कौन कौन से संग्रह समुच्चय हैं और कौन कौन से संग्रह समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो मैं बेसिक से लेकर आपको हाई तक लेके जाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत करिए, अपने भाई पर विश्वास रखिए, आपकी मैथ को बिल्कुल मैं स्ट्रॉन्ग करके रखूंगा। ठीक है, बस आप तो वीडियो को लगातार देखें और बिल्कुल लास्ट तक देखे रहिएगा, और आपको क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है आप। ठीक है, अब देखिए समुच्चय। देखो समुच्चय होता क्या है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, यानी कि वस्तुओं को संग्रह ले लो, वो क्या हो जाएगा, समुच्चय। लेकिन कौन सा संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह। ठीक है, अब बोलोगे सर सुपरिभाषित संग्रह होता क्या है, तो देखो नीचे, संग्रह जो व्यक्तियों के अनुसार ना बदले, यानी कि ऐसा संग्रह जिसका सभी आंसर यानी कि ऐसा संग्रह जो सभी व्यक्तियों के अनुसार समान हो। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये ऐसा कौन सा संग्रह होगा, वो मैं आपको एग्जांपल की मदद से आपको समझाऊंगा, तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस डेफिनेशन को ध्यान रखना कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वो सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है, संग्रह जो व्यक्तियों के अनुसार ना बदले। अब देखिए एग्जांपल की मदद से आपको बिल्कुल समझा दूंगा, और यहाँ पे अपन देखने वाले हैं आज कि कौन कौन से जो उदाहरण दे रखे हैं, मैंने एग्जांपल 6 लिए हैं कि कौन कौन से समुच्चय हैं और कौन कौन से समुच्चय नहीं है। ध्यान रखना, जो संग्रह सुपरिभाषित संग्रह होगा वो ही समुच्चय होगा। ठीक है, जो सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा वो समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, देखो पहला एग्जांपल देखो, 9 से छोटी प्राकृत संख्या, 9 से छोटी प्राकृत संख्या लिखो पहले तो आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बोलोगे 9 से छोटी प्राकृत संख्या तो ये है, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, जैसे आप मेरे से पूछोगे सर 9 से छोटी प्राकृत संख्या बताओ, तो मैं कह दूंगा 1 से लेकर 8 तक। यदि मैं आपसे पूछूं
तो आप भी बताओगे, ये संख्या बताओगे 1 से लेकर 8 तक, या आप अपने मित्र से पूछोगे तो आपका मित्र बोलेगा हाँ यही संख्या होगी। यानी कि सभी व्यक्तियों के अनुसार इसका आंसर सेम आ रहा है, उत्तर सेम आ रहा है इसका। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सुपरिभाषा संग्रह होगा, और जो सुपरिभाषा संग्रह हो गया वो समुच्चय हो गया। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। शुरुआत में थोड़ा समझ में आना कम आता है, लेकिन जैसे मैं आपको पूरी की पूरी एग्जांपल समझाऊंगा तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट कर दूंगा, यह बात ध्यान रखना। सेकंड है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। आप मेरे से पूछोगे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर बताओ, तो मैं बताऊंगा ए ई आई ओ यू। यदि मैं आपसे पूछूं तो अभी सारे स्वर तो यही होंगे। आप अपने मित्र से पूछोगे तो वो भी यही बताएगा। यानी कि ये ऐसा संग्रह है या ऐसा कलेक्शन है जो व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदल रहा है, ये सभी व्यक्तियों के अनुसार सेम है ये। ठीक है, तो ये सेम है सभी व्यक्तियों के अनुसार, तो ये कौन सा संग्रह हो गया, सुपरिभाषा संग्रह हो गया, और जो सुपरिभाषा संग्रह हो गया वो समुच्चय हो गया। ठीक है, वेरी इजी, सिंपल है। ठीक है, देखो आराम से, दुनिया के 5 सबसे प्यारे जानवर, सॉरी ऊपर है थर्ड नंबर, 4 सबसे अच्छे अभिनेता। अब देखो, मुझे तो कोई 4 सबसे अच्छे अभिनेता बताओ, तो आप मेरे से पूछोगे तो मैं अलग अभिनेता बताऊंगा। यदि मैं आपसे पूछूंगा कि अभिनेता बताओ जो आपको सबसे अच्छे लगते हो, तो आप इसका आंसर अलग दोगे। यदि आप अपने मित्र से पूछोगे कि आप भाई अपने फेवरेट एक्टर बताओ, तो वो क्या बोलेगा, वो अलग बताएगा, आप अलग बताओगे और मैं अलग बताऊंगा। तो सबके फेवरेट अलग अलग हैं, कोई किसी का फेवरेट है, कोई किसी का फेवरेट है, मतलब ये सभी व्यक्तियों के अनुसार इसका आंसर अलग अलग होगा। ठीक है, यानी कि पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, और जो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा वो सुपरिभाषा संग्रह होगा नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसे जो सुपरिभाषा संग्रह नहीं है वो समुच्चय भी नहीं है। ठीक है, दुनिया के 5 सबसे प्यारे जानवर। अब दुनिया के सबसे प्यारे जानवर बताओ, आप मेरे से पूछोगे तो मैं कह दूंगा भाई अपन तो भैंस रखते हैं, गाय रखते हैं दूध पीने के लिए, एक ऊंट रखता हूं। ठीक है, मजाक की बातें हैं सब कुछ। यानी कि मैंने 3 बता दिया आपको कि मेरे तो प्यारे जानवर ये हैं, मैं तो इनको पालता हूं। और यदि आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे नहीं सर हम तो शेर पालते हैं, चीता पालते हैं, हाथी पालते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्यारे जानवर हो गए, यानी कि आप इनको पालते हैं, ऐसे समझो आप। ठीक है, हर कोई कि सबकी चॉइस अलग अलग होगी। ठीक है, यानी कि सभी व्यक्तियों के अनुसार इसका आंसर अलग अलग होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सुपरिभाषा संग्रह नहीं होगा, तो ये क्या समुच्चय होगा, नहीं होगा। ठीक है, समीकरण x स्क्वायर बराबर 9 का हल, तो इसका हल मैं यहां पे निकाल देता हूं फिर मिटा देंगे। तो x स्क्वायर बराबर 9, जब आप इनको सॉल्व करोगे, ये तो 9 10th क्लास में किया था आपने, तो x बराबर क्या होगा प्लस माइनस √9, तो x बराबर क्या होगा प्लस माइनस 3, यही तो आएगा इसका आंसर। तो इसमें कौन कौन संख्या हो जाएगी जब ये समीकरण को हल करेंगे तब, -3 और 3। आप किसी से भी समीकरण को हल करने की दे देना, आप बोलो सर आप इसको हल करो, मैं इसका आंसर दूंगा +-3, मैं बोलूं आप सोल्व करो आपसे, तो आप बोलोगे सर इसका आंसर यही आएगा +-3। आप अपने मित्र से बोलोगे तो वो भी इसका आंसर सेम देगा, यानी कि सभी व्यक्तियों के अनुसार इसका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, सुपरिभाषा संग्रह हो गया, तो क्या होगा, समुच्चय हो गया। चलो करो, अब थोड़ा अपन स्पीड ले लेते हैं क्योंकि आपको मैं आशा करता हूं कि बिल्कुल समझ में आ गया आपके। ठीक है, अब देखो संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड, तो मैं इसको मिटा के करता हूं, यहां पे जगह कम है अपने पास। अब देखो संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करो, 2 का 6 और 2 से 3 और 3 से 1, ये तो आपको आता ही है। तो अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 हो गए इसके। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 और 3, संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड। आप चाहे मेरे से पूछ लेना, आप किसी से पूछ लेना,
जब 12 के अभाज्य गुणनखंड सेम ही आएंगे सभी के अनुसार 2 और 3, यानी कि सुप्रीमा संग्रह हो गया, तो ये समुच्चय हो गया बिल्कुल। हाँ मेरे भाइयों, आज मैं आशा करता हूं कि आपके दिमाग में जो मैंने समुच्चय पढ़ाया इसके एग्जाम्पल लिए कि कौन समुच्चय है कौन समुच्चय नहीं है, वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब अपन समुच्चय तो पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे समुच्चयों का निरूपण। ठीक है, तो पढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट है अपना समुच्चय का निरूपण। ठीक है, यानी कि समुच्चय का निर्माण कैसे करेंगे अपन, इसकी 2 विधियां हैं, वो देखिए। पहले है रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, आपको अभी समझाऊंगा मैं। समुच्चय निर्माण रूप यानी कि इसके 2 टाइप है, इसको अपन अलग-अलग पढ़ेंगे। जैसे टीचर इसको एक साथ समझाते हैं, इससे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए अपन इनको बिल्कुल अलग-अलग पढ़ेंगे, फिर अपन इसको एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए। हाँ जी, अब देखिए समुच्चय का निर्माण, पहला पॉइंट है इसमें रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। ये रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप में ये 3 पॉइंट अपन को दे रखे हैं। ठीक है, अपन इनको बाद में पढ़ेंगे, पहले लेंगे अपन एग्जांपल की मदद से समझेंगे, फिर मैं आपको ये बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल अपना 9 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब यहाँ पे ये समझ उड़ गए, संख्याओं का समुच्चय यानी समुच्चय के अंदर उन संख्याओं को लिखना है अपन को। ठीक है, अब देखो 9 से छोटी प्राकृत संख्याएं, 9 से छोटी प्राकृत संख्याएं लिखो पहले तो आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो लिखोगे। अब इनका समुच्चय कैसे बनाएंगे, ध्यान रखना, जब भी अपन किसी भी संख्याओं का समुच्चय बनाते हैं तो उसके मंझले कोष्ठक लगा देते हैं, इसके दोनों ओर अपन मंझला कोष्ठक लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, समुच्चय बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, समुच्चय। मंझला कोष्ठक देखो इस टाइप से लिखते हैं, आप यहां पर देख लेना, ये और ये। ठीक है, या ये। ठीक है, ये मंझला कोष्ठक लिखने का साइन है, आपको धीरे धीरे लिखना आ जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो 1 से लेकर 8 तक लिख दी 9 से छोटी प्राकृत संख्या और उनके मंझला कोष्ठक लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, समुच्चय बन जाएगा। इस प्रकार से इसको देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। देखो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर तो हैं, लेकिन यहाँ पे एक लाइन और है का समुच्चय, यानी इनका समुच्चय बनाना है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर लेके उनके मंझला कोष्ठक लगा दो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। तो लगा दो ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये क्या बन गया, एक समुच्चय बन गया, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ठीक है, मंझला कोष्ठक लगा दिया दोनों तरफ। ओके, अब देखो संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड का समुच्चय, चलो ये लिख दो, इसके लगा दो का समुच्चय। ठीक है, अब देखो इनको, फिर मैं आपको बता दूं नीचे वाला। अब एक पॉइंट है इसके अंदर कि समुच्चय में अवयवों की सूची बनाकर अपने समुच्चय के अवयव, मतलब कि जो मंझले कोष्ठक में जो भी संख्याएं होंगी तो इनको अपन बोलेंगे अवयव। ठीक है, जो मंझले कोष्ठक के अंदर जो संख्याएं होंगी इनको बोलेंगे अपन अवयव। ठीक है, तो वही है कि अवयवों की सूची बनाकर उन्हें मंझले कोष्ठक का साइन ये है। ठीक है, मैं कोमा लगाकर हमने लिख लिया, लगाकर लिखा जाता है, पहला पॉइंट तो ये रहा। ठीक है सर, अवयवों की सूची में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, यानी कि किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखेंगे। जैसे यहां जाता 8 8 2 बार, तो 8 को केवल एक बार ही लिखेंगे। जैसे अपन इस एग्जांपल की मदद से समझेंगे, जैसे 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालो यहां पे, जैसे 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाला, 2 से क्या आ गया 6, 2 से 3, 3 से 1। जब हम इनका समुच्चय बनाने बैठे तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे संख्याएं 2 2 3 है, 2 2 3, कायदे के हिसाब से यही है ना, और इनका समुच्चय बना दिया। क्या ये सही है? अपने लाइन में अभी भी पढ़ा था कि सूची की अवयवों की सूची में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, तो ये 2 2 आ गया 2 बार। यदि इनको सही तरीके से अपन लिखें तो 2 केवल एक बार ही आएगा, 2 और 3। ये तो सही बात है, ये है गलत बात है, क्योंकि समुच्चय में किसी भी अवयव को रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 2 2 बार रिपीट हो रहे हैं, जब हम इनका समुच्चय बनाएंगे तो 2 केवल एक बार ही आएगा, 2 और 3। ये लिखना सही है बिल्कुल। ठीक है, तो ये लिखना गलत है,
इसको कभी मत लिखना, समुच्चय को रिपीट कभी मत करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। ऐसे ये 2 और 3 है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 2, पहले 2 और 3 था, अब मैंने लिख दिया 3 और 2, 3 को पहले लिख दिया आपकी बात, ठीक है। तो समुच्चय में किसी भी अवयव को कहां पर भी लिख सकते हैं, उसमें क्रम का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपन को ये जरूरी नहीं कि 2 को इधर लिखे, 3 को इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है, अपन मैं यहाँ पे यहाँ से आपको समझा देता हूँ। ऐसे ये समुच्चय, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, u पहले लिख दिया, फिर a लिख दिया, फिर e लिख दिया, फिर o लिख दिया, फिर i लिख दिया, ठीक है। यानी कि अवयव का क्रम इंटरचेंज कर दिया मैंने, u को पहले लिख दिया, a को दूसरे नंबर पे लिख दिया, फिर e को ये लिख दिया, फिर o को पहले लिख दिया, फिर i को लास्ट में लिख दिया। तो किसी भी अवयव को अपन कैसे भी लिख सकते हैं, इसमें क्रम का कोई मतलब नहीं है। यानी कि किसी भी अवयव का यदि क्रम भी चेंज कर दें तो भी अपन को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही बात है, अवयव में किसी के अवयव को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको ये समझा दिया आराम से, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलते हैं सेकंड पर। सेकंड पॉइंट इसका समुच्चय का निरूपण का सेकंड पॉइंट, समुच्चय निर्माण रूप। देखो ये इसकी डेफिनेशन, लेकिन वो एक तरीका मैं पहले आपको एग्जांपल की मदद समझाऊंगा, फिर ये समझाऊंगा तरीका, ये डेफिनेशन समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, पहला है ए ई आई ओ यू, ठीक है। इनको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, देखो वही मध्यरेखा कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। तो इसको लिखने के लिए समुच्चय निर्माण रूप में क्या करते हैं, अक्ष ले लेते हैं, फिर लेते हैं सब्सटेट, ये तो फिक्स है। या पर और कोई भी साइन ले सकते हैं, पी ले सकते हैं, क्यू ले सकते हैं, क्यू ले सकते हैं, के ले सकते हैं, जे ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, साइन कुछ भी ले सकते हैं अपन, ठीक है। तो अक्ष सब्सटेट, अब देखो सब्सटेट का मतलब क्या होता है, सब्सटेट इस टाइप से लिखते हैं, या ये सीधा डंडा इस टाइप से लिखते हैं, इसको बोलते हैं सब्सटेट, इंग्लिश में सब्सटेट बोल दिया मैंने, आप लिख लेना, ठीक है। सब्सटेट इस दिन बोलते हैं इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, हिंदी में बोलते हैं इस प्रकार है कि। तो अक्ष सब्सटेट मतलब हिंदी में बोले तो इस प्रकार है कि, और यहाँ पे लिखेंगे अपन अक्ष क्या है, अक्ष का गुणधर्म लिखेंगे, ठीक है। तो अक्ष का गुणधर्म लिख दो। अक्ष क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, ए ई आई ओ यू, ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। और ये कौन सा रूप है, रोस्टर रूप। अब अपन रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। रोस्टर रूप को किस में इंटरचेंज कर रहे हैं अपन, समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है। ये भी रोस्टर रूप, ये भी रोस्टर रूप है, इसको अपन समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। तो लिखो, तो अक्ष क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ठीक है। तो ये बन गया। अब इस डेफिनेशन को देखो, इस विधि में मंजला कोष्ठक हो गई, मंजला कोष्ठक ऐसा ये रहा, में अवयवों के लिए अक्ष या और कोई संकेत लिखकर उनका गुणधर्म लिखा जाता है। आपने क्या लिया, कोई साइन अक्ष ले लिया, उसका गुणधर्म लिख दिया, वेरी सिंपल है। कोई भी साइन ले लो, जैसे अक्ष ले लिया तो अक्ष सब्सटेट, फिर अक्ष लगा दो, फिर उसका गुणधर्म लिख दो, ठीक है, वेरी सिंपल, डन। अब ये क्या है, 1 2 3 4, ये क्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या है, 5 से छोटी प्राकृत संख्या, इसको लैंग्वेज के रूप में लिखना है, हिंदी पकड़ना है इसकी। तो ये क्या है, 5 से छोटी प्राकृत संख्या है नहीं है, तो इसको इस प्रकार से लिखें तो क्या होगा, वही सेम अक्ष सब्सटेट अक्ष। अब अक्ष का क्या लिखना है, गुणधर्म, तो अक्ष का गुणधर्म क्या है, 5 से छोटी प्राकृत संख्या, तो लिख दो अक्ष 5 से छोटी एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 5 से छोटी एक प्राकृत संख्या है, ये इसका समुच्चय निर्माण रूप हो गया। अब इसका लिखो 2 4 6 8, अपन इसको देखा है, ये भी प्राकृत संख्या है, 2 4 6, 2 4 6, और कौन सी प्राकृत संख्या है, ये है आपकी सम प्राकृत संख्या है, ठीक है। और प्राकृत संख्या 2 4 6, यानी कि ये 8 से छोटी प्राकृत संख्या है नहीं है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे वो देखो। जैसे मैं यहाँ पे
साइन चेंज कर दिया, p ले लिया आपने, साइन तो आप कोई भी ले सकते हो x y z, ठीक है। तो इसका गुणधर्म लिखो p such that p, अब गुणधर्म लिखो r से छोटी समप्राकार संख्या है, यानी कि r से छोटी एक समप्राकार संख्या है, ठीक है। r से छोटी ये तो टेढ़े लिख दिया मैंने, तो इसको आप देख लेना आराम से। तो ये आ गया, सिंपल सी बात है, r से छोटी एक समप्राकार संख्या है, ठीक है। ये हो गई, ओके। आशा करता हूँ ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। अब अपन दोनों को एक साथ लेंगे, समुच्चय का निरूपण आपको अब इनको एक साथ ले लेंगे अपन, ठीक है। वो भी एक, ये भी एक साथ है वैसे तो, परंतु इसके दो चार एग्जांपल हो रहे हैं, वो भी मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। आशा करता हूँ आगे समझ में आ गया बिल्कुल। तो इसको लिखो। अब देखिए समुच्चय का निरूपण, रोस्टर रूप या समुच्चय निर्माण रूप, इन्होंने अपने, यानी मैंने आपको इनको सेपरेट रूप से आपको पढ़ा दिया, अब इनको कंबाइंड रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला एग्जांपल 1 3 5 7 9, देखो इसको लिखो समुच्चय निर्माण रूप में। तो आप कैसे लिखोगे, आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 3 5 7 9, ये क्या है, विषम संख्या है, ये क्या है, विषम प्राकार संख्या है, और विषम प्राकार संख्या क्या है, 10 से छोटी है। तो अक्ष का गुणधर्म क्या हो जाएगा, अक्ष सब्जेक्ट। अब अक्ष का गुणधर्म, तो अक्ष क्या है, 10 से छोटी विषम प्राकार संख्याएं हैं, ठीक है। तो लिख दो 10 से छोटी विषम प्राकार संख्या है, ठीक है। तो 10 से छोटी विषम प्राकार संख्या है, ये हो गया आपका समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। अब मैंने इंटरचेंज किया है कि समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे। तो लिखो इसको, इस समीकरण का सॉल्यूशन इसका उत्तर हो जाएगा, यानी अक्ष सब्जेक्ट एक अक्ष का गुणधर्म है, ठीक है। तो इस गुणधर्म को अपन सोल्व करेंगे तो अपन को रोस्टर रूप मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखो इसको, समीकरण को सोल्व करो, बार बार कर भी दिया मैंने 2-4 बार इसको। x बराबर 9 और x बराबर प्लस माइनस √9, तो x बराबर प्लस माइनस 3, यानी इसके अंदर दो अवयव आ गए, +3 और -3, ठीक है। तो आप लिख भी दो -3 और +3, ठीक है। तो इसका रोस्टर रूप क्या हो जाएगा, -3 और +3। ऐसे प्लस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, कुछ सभी संख्याएं प्लस में होती हैं जब कोई साइन नहीं होता है तब। तो -3 और +3, ये दो संख्या इसके अंदर आ गई, ठीक है। ये हो गया इसका रोस्टर रूप। अब इसको लिखो समुच्चय निर्माण रूप में, 4 5 6 7 8, इसको मिटा 4 5 6 7 8, ये क्या है, सभी प्राकार संख्या है। लेकिन इसको हिंदी में मतलब कि इसका गुणधर्म कैसे लिखेंगे वो मामला है। तो गुणधर्म ऐसे लिखेंगे इसका कि 3 से तो बड़ी है, 3 से बड़ी है और 9 से छोटी प्राकार संख्या है। तो अक्ष सब्जेक्ट अक्ष 3 से बड़ी और 9 से छोटी प्राकार संख्या है, ठीक है। तो लिख दो जल्दी से, अक्ष सब्जेक्ट अक्ष, अक्ष सब्जेक्ट अक्ष, अक्ष इस प्रकार से है कि, अब अक्ष का गुणधर्म ये मामला है। तो अक्ष क्या है, गुणधर्म 3 से बड़ी और 9 से छोटी, 3 से बड़ी और 9 से छोटी प्राकार संख्या है, ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, इसका समुच्चय निर्माण रूप क्या हो गया, अक्ष सब्जेक्ट अक्ष 3 से तो बड़ी और 9 से छोटी प्राकार संख्या है, और ये इसका रोस्टर रूप। तो देखो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो आप। तो आशा करता हूं माय डियर ईगल्स कि आपके बिल्कुल समझ में आ गया। आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है।
आपको क्या करना है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है और एक कमेंट करके बताना है कि मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा। और इस चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा भाई हमारे इसका लाभ उठा सकें। ओके, और आपको पता ही है मैं आपको पूरी की पूरी 11 और 12 की मैथ पढ़ाने वाला हूं। हर एक क्वेश्चन, हर एक उदाहरण पर्सनली वाइज, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि सभी पढ़ने वाले मेरे भाई, कोई होशियार भी है कोई कमजोर भी है, ये पता ही है आपको। ठीक है, तो ओके, और मैं आपके लिए लेके आया हूं आज मोटिवेशन लाइन कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। दोबारा से सुनना कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। यानी कि आप भी अपने लक्ष्य पर बिल्कुल ध्यान रखें और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। ठीक है।